तो बन गया। और किसी ने ये सोचा है कि इसको यहां से उठवा करके रोड बनाने में बिछवा दो, जो NHI करने जा रहे हैं। आप तो सोचना नहीं चाहते, और इसलिए नहीं सोचना चाहते कि कोई आपको सोचने के लिए बताता नहीं है। चलिए नहीं बताता तो कम से कम आप खुद से सोच ले, वो आप सोचते नहीं है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अरे पढ़ना बहुत है यार, क्या क्या पढ़ेंगे। तो पढ़ना बहुत है ये बात सत्य है, तो बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद, तो सिर दर्द होगा ही। तो अमिताभ बच्चन का नवरत्न तेल लगाने का सुझाव दे ही देता है आप विज्ञापन में, नवरत्न तेल लगाइए और खुश हो जाइए। तो आप खुद सोचिए कि जो बातें मैं कह रहा हूं वो कोई गलत है? कुछ नहीं गलत। आपके कंठे में जो है वो माला लगा है, तो हमारे दिमाग में क्यों नहीं आना चाहिए कि ये कंडक्ट रूल का वायलेशन है? और किसी को ध्यान नहीं आएगा, कहेगा कंडक्ट रूल का ऐसा वायलेशन, तो पहले तो पढ़ना पड़ेगा। लोग बिना पढ़े काम जब चल जा रहा है तो क्या जरूरत है पढ़ने की? पहली बात, ट्रिक सिखाई दिया किसी ने और दूसरा एलिमिनेशन राउंड सिखाई दिया, तो क्या जरूरत है दिमाग चलाने की? आपको तो बुद्धू बक्सा बना दिया उसने। जो मैं हमेशा इसके अपोज करता हूं कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, सहानुभूति, दूसरे की समस्या, दूसरे की चीजों को देके कॉग्निजेंस लीजिए, सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान लीजिए कि भाई यहाँ जो है कूड़ा फैला रहता है, रात दिन में आता हूँ, आंख से दिखता नहीं है। आप उसको फील करिए, पूछिए क्यों है, क्या है। लेकिन आप तो बस मटुकनाथ की तरह सीधे DM साहब के घर से निकले, आप अपने सीधे चैम्बर में तेली के बैल की तरह जाके बैठ गए। तो ऐसा ब्यूरोक्रेट UPSC और देश को नहीं चाहिए, ठीक है ना, जो आंख बंद किए झपना की तरह चले जा रहे। हमको कैसा ब्यूरोक्रेट चाहिए? जो फर्स्ट और सेकंड लेयर के बियॉन्ड जाके सोचे, इनोवेटिव आइडिया दे, दिमाग पे जोर डाले, कठिन परिश्रम करे। मोदी जी की तरह 16 घंटे काम करे कम से कम, वो तो 20 घंटे कहते हैं। 16 घंटे काम करे और चीजों को बोझ उठाने की क्षमता रखे। तो बोझा है ना UPSC का, अगर आप नहीं उठा सकते तो घर जाइए। हजारों दीवाने खड़े हैं लाइन में, हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आ रही है, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। आप जैसे 135 करोड़ आबादी में बहुत भरे पड़े हैं, तो गरियाते वही हैं जो 99% की भीड़ में खड़े हैं, और जो 1% वाला है वो मजा ले रहा है। तो ये लॉजिक है, ये मेरी शिक्षा है, शिक्षण पद्धति है। दूसरा देखिए, इसको भी गलत इसको भी सही बता रहा है कोई, कि नोइंग, मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विथ ए पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन इंगेज इन देयर ड्यूटी। हमने बताया है रेलवे के एग्जाम्पल देके कि रेलवे में अलग कानून है, दैट इज कॉल्ड इंडियन रेलवे एक्ट 1989 की धारा 146 के तहत सरकारी ड्यूटी पे जो तैनात है कर्मचारी अधिकारी, उसको हस्तक्षेप करना, उसको ध्यान भंग करना, उसके साथ मजाक करना, उसको टीज करना जुर्म है 146 के तहत, 6 महीने की जेल है। ऐसा नियम हर जगह है। अब आप बताइए, आप ही DM में कोई आके मनीष कश्यप टाइप का घुस गया, बोलिए आप लोग चांसलर साहब क्या कर रहे हैं यहाँ? दिस इज वायलेशन ऑफ रूल। सरकारी कार्य में बाधा, IPC आ जाएगा, या उनका जो भी स्टेट में होगा, एक सरकारी कार्य में बाधा डालना, धारा जो भी है। रेलवे का मुझे ध्यान है 1989 इंडियन रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 146, 6 महीने जेल है। आप TT से उलझ नहीं सकते। सीट दे, क्यों नहीं देगा, चाहे आप चेयरमैन रेलवे बोर्ड ही क्यों ना हो। क्लियर है कि whosoever will interfere in performing my duty, I will make complaint FIR against you in the RPF थाना, चाहे आप चेयरमैन हो, कुछ भी हो। तो देश रूल से चलेगा ना। तो ये यही कह रहा है कि उसको जो है कार्य में बाधा डालना। अरे इसमें तो कॉमन सेंस खुद ही छिपा हुआ है। ये कह रहा है कि मिसलीड करना, इंटरफेयर करना पुलिस को या मिलिट्री को जब वो ड्यूटी पे हो। तो भैया ये इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होता है? अब आप कहिएगा साहब मुझे लॉ थोड़े न पता है। अरे अभी साक्ष्य देने कभी गांव का आदमी आपके गया होगा, घर परिवार का,
गवाही देने, एविडेंस। तो वो एविडेंस क्या है? किसी भी केस को हल करने के लिए आईपीसी के धारा में जो केस दर्ज होता है के अनुसार उस पे जो ट्रायल होता है, जिसको सीआरपीसी कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आपने आईपीसी के तहत सपोज कोई कांड कर दिया 302, तो 302 को समझने के लिए कोई प्रक्रिया होगी ना, तो दैट प्रक्रिया इज नोन एज सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता हिंदी में लिखता है। और इस सीआरपीसी यानी जो इस केस के ट्रायल करेंगे जज साहब, वो इस प्रोसीजर को ध्यान रखेंगे। इस प्रोसीजर में आ जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट। कैसे ध्यान देंगे? जब गवाह को बुलाएंगे ना, गवाहवा कहेगा हम क्यों आए भक्त। सपोज ऐसा होता है कि आपको गवाही के लिए न्यायालय ने भेजा और आप कहते मैं नहीं आता, क्या करोगे? तो अगर ये एक्ट नहीं होता तो गवाही नहीं हो पाती, उसकी मर्जी पे डिपेंड कर जाता ना। गवाह कहे वो नहीं आएगा, आप क्या करिएगा? कहेंगे जो करना कर लीजिए। तो सपोज ये एक्ट नहीं होता तो सीआरपीसी क्या कर लेगी भाई? प्रोसीजर में ये समझ में नहीं आता, मोटी मोटी बात ये। गांव का साला जो है वो आदमी जो कम पढ़ा लिखा उसको मालूम है। तो ये बुद्धि नहीं लगा रहे हैं कि भाई सरकारी कार्य में बाधा डालना, उसका गवाह से क्या लेना देना है। ऐसे भी तो बुद्धि चला लो भाई। ड्यूटी पे तैनात पुलिस या मिलिट्री वाले को तंग करना, उसको गुमराह करना, उसको मिसलीड करना, गलत रास्ता बता देना, तो साक्ष्य अधिनियम तो ये होता है। अब आप कहेंगे साहब मैं साक्ष्य अधिनियम क्यों पढ़ूंगा? अरे भैया तुझे कोई नहीं कह रहा कि साक्ष्य अधिनियम पढ़, इतना जान ले कि साक्ष्य अधिनियम होता क्या, बस इतना ही जान ले, बस खत्म। इतना ही तो पूछ रहा है। और इसमें भी लोगों ने कह दिया ये सही है, ये भी गलत है। सेलिब्रेटरी गन फायर द आर्म्स अमेंड व्हिच कैन इंडेंजरमेंट एक्ट 2019, पहले जो है ये कानूनी जुर्म नहीं था। लोग कह देते हम तो ब्याह में जो है 2-4 को फायर किए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, इसमें दुल्हन को दिया है पिस्टल फायर कर रही है, टाए टाए, दुल्हन की ड्रेस में स्टेज पे, और लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। उनको मूर्खों को यही नहीं मालूम है कि ये कानूनी जुर्म है। तब संविधान में एक्ट में संशोधन हुआ, आर्म्स एक्ट में, कि भाई ये जो ब्याह शादी सेलिब्रेशन के मौके पे जो फायरिंग होती है ये कानूनी जुर्म है। अब आप कहेंगे मुझे क्यों मालूम होना चाहिए? व्हाई शुड आई नो अबाउट दिस कानून, आई एम नॉट लॉ स्टूडेंट। अरे भैया तू अपनी शादी करेगा तो तू ये गलती मत कर देना अपनी दुल्हन से, फायरिंग मत करवा देना डीएसपी एसपी बनने के बाद। तो वो तो शिक्षा दे रहा है यूपीएससी की, पहले ही सतर्क कर रहा है कि बेटा ध्यान रखना, ब्याह हुआ होगा, आईएएस बनोगे तो बड़े मंत्री की लड़की से शादी होगी और तुम्हारे दुल्हन से भी फायरिंग कराएगा तो तुरंत मना करना कि कोई फायरिंग ना करे, नहीं तू पहले ही जेल चला जाएगा। तो यूपीएससी आपका भलाई कर रहा है बता के कि खबरदार कोई फायरिंग वायरिंग पिस्टल से मत कर देना, ना करने देना किसी को। कल ही वीडियो में देख रहा हूँ ना, दुल्हन फायर कर, उसको मालूम ही नहीं। ब्याह नहीं, कोई भी सेलिब्रेशन, जनेऊ, उपनयन, मृत्यु, संस्कार, है ना, कोई भी आयोजन, कोई भी सेलिब्रेशन। तो अब आप बताइए कि इसमें लोग पढ़ा रहे हैं इतनी गलतियां, कोई कह रहा 3 गलत है, कोई कह रहा 2 गलत है, कोई कुछ कह रहा है। तो गलत कौन है? क्या पूछ रहा है? पेयर करेक्टली मैच, तो सिर्फ एक मैच कर रहा है, दैट इज 3 नंबर। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ओनली 1। ये मैं एक ही क्वेश्चन को भैया अभी पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि सही आंसर का चुनाव जो है मैक्सिमम क्वेश्चनों में लोग गलत कर। तो आप मेरी बात समझ गए? यूपीएससी, व्हाट डज यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू पीपल? ही और सी वांट्स ओनली, क्या चाह रहा है? सबसे पहली चीज वो ये चाह रहा है कि भाई आप जो है मटुकनाथ मत बनिए। बाकी क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि क्या डिस्कस करें किसी की गलती। अनर्थक मेहनत है, निरर्थक मेहनत है, यूजलेस। एक हमने बता दिया कि भैया आप देख लो, खुद ही चेक करो, कोई कुछ कोई कुछ। तो हमारा कहने का अभिप्राय ये है
कि चीज़ों को आप ढंग से समझिए, चीज़ों को ढंग से समझिए, नहीं तो भैया सिलेक्शन होना मुश्किल है। इन नकालों से सावधान जो छोटे मोटे जादूगर लिखे रहते हैं ये वही है, और ये प्रूव हो रहा है यूपीएससी को गाली देने से लेके और गलत आंसर पढ़ाने से लेके